इस क्लास में बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको पढ़ने के लिए आपको लॉ ऑफ मास एक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही अप्लाई होता है। कहने का मतलब ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चले। लेकिन जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको समझने के लिए आप इरिवर्सिबल का भी साइन लगा के समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, तो उसमें क्या होगा, कुछ फॉरवर्ड रेट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से तोड़ के पढ़ सकते हैं। जो बैकवर्ड रेट होगा उसको अलग से तोड़ के पढ़ सकते हैं। देखो कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन चल रहा है, मान लेते हैं ए प्लस बी चल रहा है, इक्विलिब्रियम सी प्लस डी। कहने का मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी क्या सी प्लस डी के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर सी प्लस डी क्या ए प्लस बी के अंदर कन्वर्ट होता है। फॉरवर्ड रेट को हमने ऐसे डिनोट कर दिया, बैकवर्ड रेट को हमने अलग से डिनोट कर दिया। देखो है तो ओवरऑल वो रिवर्सिबल, लेकिन हमने अपने समझने के लिए उसको इरिवर्सिबल के अंदर ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको समझने के लिए यही तरीका है। ठीक है, आप ऐसा समझना चाहोगे तो समझ सकते हो, लेकिन बेसिक तरीका यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो कोई भी रिएक्शन चल रहा है तो उसका क्या होगा, कुछ रेट होगा। ठीक है, तो उसका रेट उनके मासेस पे, अरे यार छोड़ो, बाहर डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो देखो मान लेते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन चलता है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, कुछ रेट होगा, तो उसका रेट उनके मासेस पे किस तरह से डिपेंड करेगा, इसके बारे में पहली बार बात किया था गुलबर्ग और वैगे ने। उन्होंने एक सिंपल सा ला दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सा इक्वेशन ले लेते हैं, ए प्लस बी जिसमें क्या सी प्लस डी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन समझने के लिए आपको एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो हमने शायद पिछले या इससे पहले वाले में एक्टिव मास के बारे में बात किया था। ठीक है, एक्टिव मास क्या होता है, उस सबस्टेंस का, किसी भी सबस्टेंस का एक्टिव मास पूछा जाएगा। पार्टिकुलरली आपसे एक्टिव मास पूरे केमिकल रिएक्शन का कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए बताओ या एक्टिव मास ऑफ बी बताओ, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कोई पूछे एक्टिव मास बताओ तो आप क्या बोलो, सिंपली उस सबस्टेंस का मास यूनिट वॉल्यूम के अंदर, क्या बोला, उस सबस्टेंस का मास यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या कहलाता है, एक्टिव मास उस सबस्टेंस का कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कोई पूछे आपसे कि आप एक्टिव मास ऑफ ए बताओ, तो आप क्या बोलोगे, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो ए का मास है तो क्या कहलाता है, एक्टिव मास। देखो मास को किस में रखते हो, ग्राम में। जनरली वॉल्यूम किस में रखते हो, लीटर में। तो ग्राम अपान वॉल्यूम कुछ याद आ रहा है, ग्राम अपान लीटर कुछ याद आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, या सिंपली इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, यूनिट मास को कंसंट्रेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यूनिट मास ने एक्टिव मास को कंसंट्रेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हर बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्टिव मास ऑफ ए बताना है तो इतना बड़ा लिखना है। आप क्या करो, सिंपली जिसकी भी बात चल रही है उसको लिखो और उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये क्या डिनोट करता है, एक्टिव मास ऑफ ए डिनोट करता है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट के बजाय सिंबल यूज करो। ठीक है, जैसे कोई पूछे एक्टिव मास ऑफ सी बताओ तो क्या करोगे, सी बनाओगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। ये वो अपने आप में क्या डिनोट करता है, एक्टिव मास ऑफ सी डिनोट करता है। कहने का मतलब मास ऑफ सी यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिनोट करता है। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्टिव मास क्लियर है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो कोई भी रिएक्शन चल रहा, मान लेते हैं यहाँ पर देखो रिएक्टेंट क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो ये जो आपके रिएक्टेंट सबस्टेंस है वो किस रेट से किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे वो प्रोपोर्शनल होता है उनके एक्टिव मास पे। कहने का मतलब अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए इस केमिकल रिएक्शन में किस रेट पे डिपेंड करेगा, किस रेट से रिएक्ट करेगा, ये प्रोपोर्शनल होता है इसके एक्टिव मास पे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, अपने एक्टिव मास पे प्रोपोर्शनल या डिपेंड करता है। बी के बारे में बात करें तो बी का इस रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करने की टेंडेंसी या रिएक्शन करने का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ बी पे। करने का मतलब अपने एक्टिव मास पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने बात किया अलग अलग इंडिविजुअल के बारे में कि जो आपका ए का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा या बी का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देंगे, ए और बी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो आपका द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आपको भी मालूम है। तो जो आपका रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है,
सभी रिएक्टिंग स्पीसीज के एक्टिव मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, ए है और बी है, और रिएक्टिंग स्पीसीज का एक्टिव मास ही लेना, तो एक्टिव मास को हम क्या लेते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। करने का मतलब यहाँ पे हम बात करें तो क्या लिखेंगे, सिंपली एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो क्या बोला हमने, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, पहले कि जो आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो उसमें क्या होंगे, रिएक्टिंग सबस्टेंस होंगे। तो जो आपके रिएक्टिंग सबस्टेंस होंगे उनका रेट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट मतलब रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके एक्टिव मास पे डिपेंड करती है। द रेट एट विच अ सबस्टेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इतनी बार पढ़ लो या इतनी बार पढ़ के समझ लो ना कि याद करना ना पड़े। ठीक है, तो देखो द रेट एट विच सबस्टेंस रिएक्ट, द रेट एट विच सबस्टेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। किस रेट पे कोई भी सबस्टेंस रिएक्ट करेगा वो किस पे प्रोपोर्शनल है, उसके एक्टिव मास पे प्रोपोर्शनल है। तो ए किस पे, ए का रेट रिएक्ट करने का टेंडेंसी है, ए का रेट किस पे प्रोपोर्शनल है, ए के एक्टिव मास पे। बी का रेट किस पे प्रोपोर्शनल है, उसके एक्टिव मास पे। फिर बात चल रही है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि जो आपका रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो भी प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट पे प्रोपोर्शनल है। मतलब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाना। ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कर लेना एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये बात क्लियर हो गया। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपली आप ROR करके यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट हटाना चाहते, कांस्टेंट हटाना चाहते हो तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ले लो, और एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। सिंपल बात, ये क्या है आपका, रेट कांस्टेंट बोल दो या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो, ये क्या है हमारे पास किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यही है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज KAB, एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन था A + B इक्विलिब्रियम C+D, जिसके अंदर से हमने पहला फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला, A + B मिलके C+D बनाते हैं। तो इसके लिए जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आया था कि एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। अगर ऐसे ही हम बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करें, C+D एरो A+B, तो इसके लिए क्या होगा, जो आपका C का रिएक्ट करने का रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मास पे। जो D है उसका रिएक्शन में रिएक्ट करने का जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मास पे। और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन रिएक्टिंग स्पीसीज के एक्टिव मास के प्रोडक्ट पे। करने का मतलब सिंपली C एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो क्या मिलेगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी बात करते हैं इसी के बारे में। तो आपको मालूम है के किसी गिवन रिएक्शन के लिए फिक्स टेम्परेचर पे सेम होता है, जब तक टेम्परेचर ज़्यादा वारी ना करो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये जो के आया है ये क्यों आया है, जब हम क्या किए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किए। करने का मतलब ये के क्या है, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, करने का मतलब A से A+B से जब C+D के डायरेक्शन में गए तो हमको ये के मिला। और जब हम C+D से A+B की तरफ आए तो वहाँ से हमको ये क्या मिला। ठीक है, तो आप एक बात नोट करो कि अगर आप इधर के डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पे जो के मिला है वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब जब हम क्या कर रहे हैं इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, वहाँ पे जो के मिल रहा है उस पहले वाले के बराबर नहीं होने वाला है। ये वाला के और ये वाला के अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है फॉरवर्ड रेट के लिए है, ये क्या है बैकवर्ड रेट के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन का बराबर है। ये जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है या जो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है ये बराबर है, क्योंकि ये पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में बात चल रही है। लेकिन अगर ये जो आपका के यहाँ पे है और ये जो के यहाँ पे ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका सिंबल। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख दो, के एफ, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट हो गया। के एफ का मतलब जब हमने क्या किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो हमको ये के मिला। इसको क्या कर दो, के बी कर दो, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। जब हम क्या करेंगे पीछे की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमको ये वाला के मिलेगा। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमको ये वाला के बी मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।
तो देखो ओवरऑल दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है, तो आप इसको और इसको इक्वल करके भी लिख सकते हो। यही होता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, सिंपली कोई पूछे लॉ ऑफ एक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, तो सिंपल सा उसको बताओ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो उसके अंदर जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे अपने एक्टिव मास के ऊपर। फिर जो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिंग स्पीशीज के एक्टिव मास के प्रोडक्ट पे। ठीक है, सिंपल सा। तो देखो अगर आप कंपटीशन लेवल पे हो तो आपके लिए सिर्फ फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हो कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल पे हो तो कई बार इसका प्रूफ पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई प्रूफ देख ले। तो जिसको भी प्रूफ देखना है तो आप नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक की हेल्प से लॉ ऑफ मास एक्शन के प्रूफ के बारे में। ठीक है।